नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब दोस्तों कवर करेंगे आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सबको पता होगा, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे वह पेपर आपका जो अभी लेटेस्ट है सीटेट का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2026 को। इसी में दोस्तों यह आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। और ये दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब हिंदी की जो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। 7 जनवरी 2026 की अगर हम सब बात करें तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब कवर कर चुके हैं, जो ईवीएस होते हैं उसको कवर कर चुके हैं, इसके बाद साइंस जो होते हैं उसको कवर कर चुके हैं, इसके मैथ जो होते हैं मैथ के क्वेश्चन को हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जिसमें आप चाहे तो 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। आप सीडीपी में नहीं 30 में 30 ला सकते, ईवीएस में नहीं, संस्कृत में नहीं, मैथ में नहीं, मतलब आप लेकिन हिंदी में थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे जिसमें 30 में 30 ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यह चैनल 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम है सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में साथ हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट भी, उसके साथ हर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस भी उपलब्ध करा रहा है। तो चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। अभी कथन है दोस्तों, असर्शन रीजन से पहला क्वेश्चन था। शुरुआती अरसे में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चे के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। कारण है दोस्तों, बच्चे के शुरुआती वर्ष में भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआती वर्षों में शुरुआत में अगर हम बच्चे बच्चे के अधिगम भाषा अधिगम को देरी करते हैं तो जो अदर भाषा सीखता है और भाषा सीखने में बच्चों को कठिनाई होती है। आप कहेंगे तो सही है। और बच्चे के शुरुआती वर्ष में भाषा अर्जन में के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता है। ये भी सही है दोस्तों कि शुरुआत में बहुत संवेदनशील होता है। आप जिस भाषा में जैसा बच्चे को सिखाना चाहें बच्चा वही चीज सीखता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2022 के मुख्य सिद्धांत हैं दोस्तों। क्या है? पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना नाना प्रकार की प्रमुख मौखिक भाषाएं नहीं सीख पाते हैं। सेकंड है, बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक संस्कृति दोनों ही लाभ हैं। थर्ड है, बच्चों को अपने घर की भाषा बोलने में मदद करनी चाहिए। विद्यालय के मुख्य केंद्र इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय में ही सीखे, तो गलत हो जाएगा। कच्छ में बहुभाषिक प्राकृतिक पाठचर्या को प्रभावशाली संप्रेषण अवरोधक के रूप में कार्य करती है। देखिए, अवरोधक नहीं बल्कि साधक के रूप में कार्य करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक संस्कृति दोनों ही लाभ हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कुछ वाक्य समुदायों में एक ही भाषा की विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों के विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति में किस रूप में वर्णित किया जाएगा? ऑप्शन है प्रयुक्त, द्विभाषिक रूपता, बोली या फिर कोड मिश्रण। इसे दोस्तों हम द्विभाषिक रूपता के रूप में देखते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने 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 जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ सामग्री को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है, दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है, फिर दोनों समूची पाठ्यक्रम सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि से क्या लाभ है? कह रहे हैं इसमें बच्चों को दो खंडों में बांटा गया है। एक बच्चा अपनी कहानी बताता है, एक बच्चा उसे सुनकर उसको लिखता है। तो यह क्या कहलाएगा? शब्द जाल कहलाएगा, आंतरिक श्रुतलेख कहलाएगा, कथा वाचन कहलाएगा, जारी रहने वाला श्रुतलेख कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें आंशिक श्रुतलेख कहलाएगा। इसे हम आंशिक श्रुतलेख कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा किस कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, साहित्यिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए सांस्कृतिक निवेश है। साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श विकसित करती है। थर्ड है, साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए है। आनंद के लिए तो नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। साहित्य पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, साहित्यिक सामग्री इसमें क्या नहीं है। अब जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत इसमें यही है कि आप साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री
पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा की जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? आलम्बन, स्कोफोल्डिंग, मानस मंथन, मेल मिलाप करवाना या फिर पठन तत्परता। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको फोल्डिंग कहते हैं। देखिए, पाठ देना, ढांचा देना, अवलंबन देना, स्कैफोल्डिंग, यह सब आपके किसके? ये सब आपका एक ही चीज है कि इसका स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब हम छात्रों को कोई अस्थायी सहायता प्रदान करना, अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सहायता प्रदान करना ही आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसे दिया किसने था? इसे आपके वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है, ये भी आप जानते रहिए, वाइगोत्स्की से दिए हैं। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्राकृतिक उपागम, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, लास्ट है दोस्तों श्रव्य भाषावाद। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत पर विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? यही दोस्तों श्रव्य भाषावाद है, इस पर विश्वास करता है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एक बच्चे को अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चों को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? विशिष्ट पठन, सरसरी तौर पर पठन, विस्तृत पठन या फिर बारीकी से पठन। इसे दोस्तों हम सब स्कैनिंग के नाम से जानते हैं। यह बारीकी से पठन होता है कि हमको गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें से आंसर जो बने उसका उत्तर देना है, तो यह एक बारीकी से पठन है, हमको इसमें बारीकी से पढ़ना पड़ता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। कितने चित्र? 5 चित्र दिखाया और कहा कि आपको इस चित्र के आधार पर कहानी लिखना है। यह तो गतिविधि किसका उदाहरण है? जिज्ञासा श्रुत लेख, साझा पठन, रचनात्मक लेखन, दिखाओ और बताओ। ये आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यह रचनात्मक लेखन है दोस्तों। हम इसमें बच्चा खुद क्रिएटिव करेगा, चित्र देखेगा, उसके बारे में उसके दिमाग में जो भी आएगा उसके बारे में वह लिखेगा। यह आपका रचनात्मक लेखन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शनी आधारित आकलन की विशेषता है? किसकी बात करें? प्रदर्शनी आधारित आकलन की विशेषता है कौन सी? अंतःक्रिया के बिना प्रदर्शन, संदर्भ रहित परीक्षण, संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य या फिर बहुविकल्पी प्रश्न। प्रदर्शन आधारित आकलन इसमें विशेषता इसमें कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य के लिए दोस्तों आपका प्रदर्शन आधारित आकलन कहलाता है। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करें? पठन के बारे में कुछ विचार करना, कुछ कथन दिए गए। पहला कथन ये है, पठन केवल अक्षर, ध्वनि, संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार के से उच्चारित करना भर है। कह रहे हैं कि सिर्फ यही चीज होता है, पठन केवल अक्षर, ध्वनि, संबंध, साझा शब्दों का सही क्रम, सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। बी कथन है, पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना होता है। कह रहे हैं पठन अर्थों तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। सही विकल्प चुनना है। ए सही है लेकिन बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही लेकिन ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। लास्ट ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, बी सही है लेकिन इसमें ए गलत है। ये जो कह रहा है केवल, केवल आपका क्या है? एक निगेटिव पॉइंट है। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल मिल गया, समझ लीजिए कि वह ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें केवल मिल गया तो इसमें आपके नहीं हो सकता। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। किसका? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब सुनने का। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? अध्यापक कहानी सुनाता है, इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। ये तो सही दिख रहा है लेकिन और हम समझेंगे। अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है, इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। लास्ट है बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देना। देखिए राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। हमको उनका श्रवण कौशल को चेक करना है, बच्चा सुन पाता है कि नहीं सुन पाता सही से। इसे चेक करने के लिए हम कोई कहानी सुनाएंगे और उससे संबंधित उस क्वेश्चन को पूछेंगे, तब हमको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? किसकी बात करें? अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। कौन सा? अर्थग्राम, वाक्य विन्यास, आकृति मूलक या फिर सविनय, स्वनिम। स्वनिम दोस्तों जो आपका है, जैसे मुंह से सबसे छोटी इकाई होता है, तो ये अर्थग्राम ही आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया। अब जो ऑप्शन आपका गलत हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रति उपागमों की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। सेकंड है भाषा संप्रेषण के लिए एक उपकरण। थर्ड है भाषा व्याकरण की रचना नियमों
कि कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। लास्ट है भाषा अधिगम में कौशल और ज्ञान दोनों ही निपुणता शामिल है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें कौन सा अधिगम, भाषा अधिगम का सिद्धांत कौन नहीं है, यही नहीं है। भाषा व्याकरण की संरचना नियमों या कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यही नहीं है, बाकी सभी आपके सही है। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें टीचर कर क्या रहा है, एक शब्द लिख दिया सैमपेट के विषय कह रहा है इस शब्द से संबंधित आप शब्द सोचिए। शिक्षार्थियों की शब्द संपदा सुधार करना, व्याकरण के प्रति समझ बनाना, पठन कौशल समृद्ध करना, लेखन कौशल समृद्ध। देखिए इसमें व्याकरण की तो बात कर नहीं रहा है, किसमें व्याकरण की बात कर रहा है, लेखन कौशल को समृद्ध करना तो है नहीं, तो पठन कौशल भी इसमें पढ़ने कोई काम ही नहीं है, अपने मन से आपको सोचना है। शिक्षार्थियों की शब्द संपदा सुधार करना, हम चेक करेंगे बच्चा अपने मन से कितने शब्द बना पा रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम कुछ गद्यांश को पढ़ते हैं, सॉरी पद्यांश को पढ़ते हैं। इसे कुछ क्वेश्चन बने हैं 1 से लेके 106 से लेके 111 तक। उस क्वेश्चन को हम फिर इस पद्यांश के माध्यम से सॉल्व करेंगे। परित्राण कहाँ, किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी हैं, जल रही आग दुर्गंध लिए छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फड़ जोड़े रहे धूम। दृश्यों का भीषण तिमिर, बीव पग पग प्रहरी है, पहरी है अविश्वास, जो चूम सजी दानवता की खिलखिला रही सर्वनाश। पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस बीच धरती की कोमल एक किरण। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं, छा रहा चतुर्विध विकट धूम का आशय क्या है? इसका आशय दोस्तों चारों ओर, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बना है इसी आपको पद्यांश से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कहने छा रहे चतुर्विध विकट धूम का आशय क्या है? चारों ओर बहुत कम धुआं है, चारों ओर दिशाएं में भयंकर धुआं है, चारों ओर बहुत अधिक धुआं है, चारों कोने में बहुत अधिक धुआं है। ऑप्शन सेकंड, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है, ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। वाचो दोस्तों त्राण क्या है दोस्तों? इसमें वाचो एक शब्द था ना, वाचो यहाँ पे देखेंगे तो त्राण या फिर वाचो किससे संबंधित है? तो बचाओ या त्राण क्या है दोस्तों? कोमल किरण के जूझने में, दानवता की चूम सूझने में, कुटिल नागों के घूमने में, शेष बचे भोगों में। तो दोस्तों त्राण का क्या मतलब है? त्राण क्या है? तो यह दोस्तों कोमल किरण जूझने में, इसका मतलब यही कि त्राण कहाँ है? तो कोमल किरण जूझने में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्राण कहाँ है? कोमल किरण जूझने में। नागों का गुण नहीं है, नागों का गुण क्या नहीं है? कुटिल होना, घुमक्कड़ होना, निर्भय होना, विषैले होना। कुटिल कम, देखिए नागों का गुण नहीं, क्या नहीं है इसमें? घुमक्कड़ होना नहीं है। आपको उस पद्यांश के अनुसार बताना है, तो पद्यांश के अनुसार घुमक्कड़ होना नहीं है, बाकी कुटिल लेना, निर्भय लेना, विषैला होना, यह सब सही है। भिन्न शब्द सुनिए, कुटिल, कोमलता, मानवता, दानवता। देखिए इसमें जो शब्द अलग है, कुटिल, कोमलता, दानवता, मानवता, इसमें कुटिल हो जाएगा दोस्तों। कोमलता, दानवता, मानवता का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपका कुटिल अलग है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो अधीर मत मानवते में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा, रूपक। इसमें दोस्तों आपका मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि दानवता की चूम खिलखिला रही है, क्योंकि धुआं ही धुआं है, क्योंकि धरती ही कोमल किरण जूझ रही है, फिर क्योंकि नाग घूम रहे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि दोस्तों क्योंकि धरती जो कोमल किरण सोच रही है। अब यहाँ पे तो दोस्तों गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ते फिर इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। एक तरफ यह लोक साहित्य लोक विज्ञान की परंपरा है, तो दूसरी तरफ लोक शास्त्र की परंपरा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्मृतियों और श्रुतियों की परंपरा रही है, उसका आधार हमारी मौखिक शिक्षा परंपरा थी। मौखिक शिक्षा परंपरा हमारे घरों में एवं आश्रमों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। घर भी गृहस्थ आश्रम ही हुआ करते थे। हर घर की एक शुचिता होती थी, मर्यादा होती थी,
कुदरती संसाधनों की उपयोग की मर्यादा, स्वास्थ्य संबंधी हमारे सुदीर्घ अनुभवों की उपजी चुस्ता, इसे हम जीते थे। हमारी इस मौखिक परंपरा में भी शिक्षा न केवल कंठस्थ होती थी, बल्कि वह कंठस्थ के बाद भी हृदयस्थ होती थी, और हृदयस्थ करने के बाद उदरस्थ होती थी। यही वजह है कि हमारे जहन में वह रची पची शिक्षा पीढ़ियों तक जिंदा रहती थी। तब पूरा समाज एक एक शास्त्र को जीता था। किताबों की भी जरूरत नहीं थी। हमारा समाज तब सायास और सजग तरीके से इस परंपरा का पोषण करता था। एक ही ग्रंथ तब एक व्यक्ति या परिवार के साथ जिंदा रहता था। यही लोकशाला थी, एक स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सर्वसुलभ लोकशाला। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम लोकोन्मुखी बने और लोक जीवन के प्रामाणिक अनुभवों को अपने सीखने का साधन एवं स्रोत बनाएं। आज जरूरत इस बात की भी है कि हम समाज में जगह जगह लोकशालाओं का स्थापना करें। वहां पर 70 बरस से ऊपर के लोगों को एक समुदाय को आमंत्रित कर उनसे सीखने के अलग अलग उपाक्रम एवं आयोजन करें। आवश्यकता इस बात की भी है कि हमें विभिन्न विषयों पर इस प्रकार अनुभव सिद्ध समुदाय की बात सुने और उनके अनुभवों से सीखने का मानस बनाएं। लोक मानस के में गहरे अवगाहन के बिना हम छोटे छोटे एवं बारीक बारीक मगर साथ ही बेशकीमती अनुभवों की था नहीं पा सकेंगे। आवश्यकता है कि धैर्य विश्वास की है, धैर्य और विश्वास की बिना धीरज हम लोकशालाओं का पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस अनुभव सिद्ध समुदाय का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें माताएं तथा बहनें भी हैं, तथा हमारे वयोवृद्ध कृषक पशुपालक एवं कारीगर भाई लोग भी हैं। सभी जातियों और समुदायों के प्रति भी बराबरी का आस्था भाव आवश्यक है, और यह विश्वास भी जरूरी है कि सिखाने वाला सदा बड़ा होता है। यदि ऐसी अवस्था के साथ हम लोकशालाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसी कई बातें सीखने को मिलेंगी जो आज तक विश्व की किसी भी पुस्तक हिस्सा नहीं बन सकी है। तो फिर आइए हम लोकशाला चलें। ये तो हो गया दोस्तों गद्यांश। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है लोकमुखी बनने की, लोकशालाओं के किताब ज्ञान देने की, लोकशालाओं के में अनुभव लोगों को बिलाने के या फिर लोकशाला स्थापित करने की। इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन सेकंड, किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। यही आपका गलत हो जाएगा। लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? पुस्तकेतर अनुभव आधारित संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान, गूगल या वेब पर उपलब्ध ज्ञान, या फिर पुस्तक संकलित ज्ञान। तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट, पुस्तक अनुभव आधारित, पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान उसमें हमको मिलेगा लोकशालाओं में। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, जो नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयोवृद्ध पशुपालक, वयोवृद्ध कारीगर, वयोवृद्ध कृषक, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट वयोवृद्ध वैज्ञानिक। भिन्न शब्द पहचानिए, सजग, साहित्य, सुदीर्घ, सायास। इसमें कौन सा भिन्न है दोस्तों? इसमें सेकंड साहित्य भिन्न है, बाकी ये सब आपके एक ही है। इसका मतलब कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है दोस्तों। क्या आशय है? कुदरती संसाधनों का अनाप शनाप उपयोग, विकास के लिए कुदरती संसाधनों का दोहन, आवश्यकता होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, मनमर्जी से संसाधनों का उपयोग। तो इसका आशय पूछा गया है। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का मतलब क्या है? आवश्यकता पड़ने पर जो हमको जरूरत हो वही हम कुदरती संसाधनों का उपयोग करें, अन्यथा वैसे रहने दें। लोकोन्मुखी का संध विच्छेद क्या है? लोकोन धनमुखी, लोको धन उन्मुखी, लोकोधन उन्मुखी, या फिर लोक धन ओन्मुखी। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, लोक धन उन्मुखी इस सेकंड आंसर। खाली जगह की परंपरा का वर्णन नहीं है। अब इसमें जो नहीं है वही आपको बताना है, जो गलत होगा लोक विज्ञान, लोकगीत, लोकशास्त्र, लोक साहित्य। इसमें जो नहीं है, जो गलत है ऑप्शन सेकंड लोकगीत, यहाँ पे गलत है, बाकी सभी सही है। मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? शिक्षा का पीढ़ियों तक जीवित रहना, शिक्षा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, किताबों की जरूरत होना, या फिर शिक्षा का कंठस्थ होना। देखिए कंठस्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो किताबों की जरूरत होना, लेकिन कंठस्थ आपका जो सीटेड है वो नेगेटिव पॉइंट, कंठस्थ तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें कह रहा मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं।
मौखिक परंपरा की यही विशेषता नहीं है किताबों की ज़रूरत होना। मौखिक मतलब जो हम सब मौखिक रूप से बात करते हैं, उसमें तो किताबों की ज़रूरत नहीं होती। तो आई राइट आंसर इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है क्या है? परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता है, शिक्षा उदरस्त फिर हृदयवस्थ होती है, या फिर समाज से इसके लिए शुल्क लिया जाता है, फिर यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है। दोस्तों लोकशाला कैसी होती है? लोकशाला उचित वक्तव्य क्या है? ये दोस्तों स्वावलंबी होती है और निःशुल्क शिक्षा देती है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, जो कि आप 7 जनवरी 2026 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, इसको हमने कवर किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।